हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन एन इसमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, और प्लीज अपने स्पीकर ऑफ रखना। D5। बहुत सारे के स्पीकर ऑन हो गए हैं, प्लीज ऑफ कर लो। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है, स्मॉलेस्ट एंगल दिया है। स्मॉलेस्ट किसी भी सीरीज का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होता है, ए होता है, तो जहाँ से बिगिन कर रही सीरीज। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पता है, दैट इज 120 डिग्री, और ये बता रहा है कि हर एंगल में 5 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब डी भी पता है हमें 5 डिग्री। एन पता है, एन हमने साइड्स मान ली है एन। तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, जो पूछ रहा है कि वाट एन साइड हो, तो उस कंडीशन में इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकालोगे। तो सम के लिए फार्मूला, 180 डिग्री n-2। हाँ, क्लास 10th कहता है कि सम हम निकालना चाहें तो 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, 180 डिग्री n-2 फ्रॉम क्लास 10th। कैसे, सपोज सबसे मान लेते हैं हम हमारा ट्रायंगल है सपोज, तो ट्रायंगल में साइड कितनी होती है, 3। अगर यहाँ पे 3 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो एक 180 3 - 2, ये तो पता है ना ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। साइड बढ़ाते जाओ उस हिसाब से, ये फार्मूला है कि कोई भी जितनी भी साइड हो, अब 2 से छोटी वैल्यू 2 लोगे, अगर किसी साइड में किसी में 2 साइड्स हैं तो 2 साइड को हम क्लोज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2 - 2 दैट विल बी 0। तो 2 से अधिक की वैल्यूज के लिए, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, लाइक सो ऑन। तो अब यहाँ पर ये मतलब ये फार्मूला हमने वेरीफाई कर लिया है, सही है। ये तो क्लास 10 से था। क्लास 11th में जो पढ़ रहे हो, ए पता है, एन पता है, ए पता है, डी पता है और एन पता है। तो एस एन की वैल्यू अगर निकालनी हो तो यहाँ से क्या आएगा, n/2, 2a मीन्स 120 और n-1 इंटू डी। यहाँ से भी सम निकलेगा, वहाँ से भी सम निकलेगा। फॉर एन, ये सम किसके लिए, एन साइड्स के लिए। तो इट मीन्स तो दोनों बोथ, को इक्वल कर देंगे। हाँ दोनों को कंपेयर कर देंगे, बिकॉज बोथ रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू, दोनों ही सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट, सपोज इट इज फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड, कंपेयरिंग 1 and 2, तो 180 n-2 इक्वल्स n/2, 2 इंटू 120 n-1 इंटू 5। यहाँ से इस सर इक्वेशन नीचे को नहीं सॉल्व दिख रहा करके, है। नहीं दिख रहा है, ओके। n/2, 2 इंटू 120 n-1 इंटू 5 कंपेयर्ड विद 180 n-2। इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन उधर कर दिया तो यहाँ 240 n प्लस 5n और n-1, n का मल्टीप्लिकेशन और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 360 n-2। एक जहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। देखो ये 240n 5n² -5n, ये n का मल्टीप्लिकेशन हो गया, इक्वल 360n -720। सारे टर्म एक साथ एक साइड में कर लिए, तो देखो इधर चला जाएगा ये। 5n² प्लस 5n² प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720। 5n² माइनस ये है 235,
प्लस में 235n माइनस 360n एंड प्लस 720। ये आएगा 125 विद निगेटिव साइन प्लस 720। 5 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर 25 इतना। इसका फैक्टर सर बताओ वहाँ कितना पे होगा। n/2 है, एक्सक्यूज सर, हाँ वहाँ पे n/2 n/2 है है, तो इस 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दिया, ये हो गया, और n का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दिया। n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 n माइनस 16 and here 9 n minus 16 n minus 16 n minus 9 यहाँ पे n माइनस 16 n माइनस 9 दो फैक्टर हो गए। अब देखो इसमें से किसको हम एक्सेप्ट करेंगे, n की दो वैल्यूज आएंगी, 16 भी आएगा और 9 भी आएगा। तो अगर 16 मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर n की वैल्यू हम 16 एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो लास्ट वाला जो एंगल होगा वो कितनी डिग्री का बनेगा, देखो मतलब T16 क्या हो जाएगा, तो T16 क्या होगा, a प्लस 15d, a की वैल्यू 120 है, 15 और d हमारा हो गया 5 डिग्री, 120 प्लस 75 195 वैल्यू आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी 195 यहाँ पर, इसका एडिशन। और हम जानते हैं इंटीरियर एंगल हमारा 180 से एबव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी खत्म हो जाएगी कि हम n की वैल्यू साइड हम 16 नहीं एज्यूम कर सकते, क्योंकि जब लास्ट एंगल बनेगा उसकी वैल्यू एक्सीड 180 से एक्सीड कर जाएगी, तो ये कंडीशन खत्म हो गई, ये ले सकते हो। और इस कंडीशन में लास्ट वाला एंगल क्या आएगा, लास्ट जो साइड है उसका एंगल कितना है 89, a प्लस 8d हो जाएगा। a मीन्स 120, 8 और d मीन्स 5, 120 प्लस 40 इट इज 160 लेस देन 180। ये कंडीशन हम ले सकते हैं, देयरफॉर n इक्वल्स 9 हियर। n की वैल्यू 9 लेनी है, 16 नहीं लेनी है, छोड़ देनी है 16। The next topic is geometrical progression. प्रोग्रेशन बोलो, सीरीज बोलो। सपोज हमारी सीरीज ऐसी है 2 4 8 16 32 लाइक सो ऑन 64। तो अगर किसी सीरीज में, या फिर इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 64 32 16 8 4 2। अगर किसी सीरीज में कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो या कांस्टेंट वैल्यू का डिवीजन हो रहा हो, तो ऐसी सीरीज को हम जीपी बोलते हैं या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। एपी और जीपी में डिफरेंस क्या है,
एपी में कांस्टेंट वैल्यू का एडिशन होता है नेक्स्ट टर्म को गेन करने के लिए, या कांस्टेंट वैल्यू का सब्ट्रैक्शन होता है फॉर एपी। फॉर जीपी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा या कांस्टेंट वैल्यू का डिवीजन होगा, लाइक दैट। तो ऐसी सीरीज को हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या जीपी बोलते हैं। अब इसका जनरल टर्म सम ऑफ एन टर्म, ज्योमेट्रिकल मीन और रिलेशन बिटवीन ए ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ एपी और जीपी फाइंड आउट करना है। मतलब हमको इस जीपी में क्या क्या पढ़ना है। 1 मिनट जरा, 1 मिनट में आ रहा हूँ जरा। नेक्स्ट बगल में क्लासेस चल रहे हैं, उसका डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए 1 मिनट। तुमसे कोई पूछे कि जीपी और एपी में डिफरेंस क्या है, तो जीपी एपी में क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है कांस्टेंट वैल्यू से। जीपी में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा कांस्टेंट वैल्यू से अगले टर्म को गेन करने के लिए। एक मैं सीरीज यही लिख रहा हूँ, सपोज यही सीरीज है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है तुम्हें, जनरल टर्म निकालने हैं, फिर सम ऑफ एन टर्म देखना है, और इसी में एक कंडीशन होगी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। अब इसमें एक कंडीशन है, उसी को लेकर इनफाइनाइट टर्म निकालते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का। वो अभी मैं आगे बात करूंगा। फिर क्या पढ़ना है, थर्ड ज्योमेट्रिकल मीन पढ़नी है, जैसे अर्थमेटिकल मीन पढ़ी थी। इसमें भी 2 कंडीशन, जब एक बीच में एक नंबर इंसर्ट किया जाए तब, बीच में n नंबर इंसर्ट किए जाए तब, और लास्ट में रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिकल मीन दैट इज AM एंड ज्योमेट्रिकल मीन GM। AM और GM में आपस में रिलेशन क्या है, ये यहाँ से क्लियर करना है। तो ये 4 थिंग्स वी हैव टू रीड इन दिस टॉपिक। तो पहले हम जनरल टर्म पे आते हैं। मान लेते हैं कोई सीरीज हमारी ऐसी लिखी है, सपोज जैसे मैंने अभी किया 8, 16, 32 अप टू सो ऑन एन टर्म की सीरीज है सपोज। ये नीचे वाला मैं हटा रहा हूँ इसको। अब देखो ये हमारा सीरीज का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4। हर में क्या कर रहे हैं हम, कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2 का, और नेक्स्ट टर्म मुझे मिल जा रहा है। तो अगर सपोज मैं फर्स्ट टर्म को A मान लूं सपोज, और जो कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है उसे मैं कॉमन, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। वहां पे कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, यहाँ कॉमन रेशियो। सपोज इट इज R। अब जरा देखो ये फर्स्ट टर्म लिखा कैसे है, फर्स्ट टर्म लिखा है 2, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 8। इस 2 को हम 2 लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये A है हमारा, और R के टर्म में हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, या फिर यहां पर 2 इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 क्यूब लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 सॉरी नॉट स्क्वायर, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 स्क्वायर। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, तो ये चीज तो ये सब में कांस्टेंट होता जा रहा है। ये ऐसे मान लेते हैं 4 टर्म लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 16, तो
2 इंटू और इसको लिख देंगे 2 की क्यूब, यहाँ पे 8 वैल्यू आएगी और 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 बन जाएगी। तो अब देखो मान लेते हैं इस ये टर्म है हमारा, मुझे इस टर्म के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक ऐसा फॉर्म बना लेना है जिससे कि एन टर्म मैं लिख पाऊँ। तो अगर मान लेते हैं T1 लिख रहे हैं तो हम T1 को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 2 ये कांस्टेंट है मेरा और यहाँ 2 की पावर 1 माइनस 1 लिख दिया, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से यहाँ पर ये 2 तो फिर कांस्टेंट, इसको सब में मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ये वैल्यू हम सेम लेते चले आ रहे हैं 2, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 माइनस 1। अब 2 माइनस व्हाट इज द 2 हियर, नंबर ऑफ टर्म हियर। इसी तरह से यहाँ पर 3 लिखना है, तो ये हो गया 2 और 2 की पावर 3 माइनस 1। ऐसे अगला टर्म लिखना है, मान लेते हैं T4 लिखना है, तो 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1 लिख देंगे, 4 टर्म तो T की पावर 4 माइनस 1। T5 लिखना होगा तो 2 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1 लिख देंगे। इसी तरह से Tn लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। अब देखो ये 2 क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 और कॉमन रेशियो भी 2 है, तो यहाँ पर इसकी जहाँ 2 लिख सकते हैं और इसकी जहाँ में क्या लिखेंगे, इसकी जहाँ 2 की जहाँ Tn, इस Tn की जहाँ इस पहले टर्म को मैं a लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है और दूसरा टर्म मेरा क्या है ये r है, इसको लिख सकते हैं r की पावर n माइनस 1। क्या हो गया ये हमारा जनरल टर्म बन गया। टू ए का काम भी यहाँ पे 2 कर रहा था, आर का काम भी 2 कर रहा था, इसलिए ए और ये दूसरा वाला टर्म क्या हो गया आर बन गया, ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 हो गया। अगर इफ बट हो कुछ बोल दो ना, और कहीं दिक्कत हो तो बोल सकते हो। सर आर कॉमन रेशियो है। व्हाट इज द आर, हाँ आर इज द कॉमन रेशियो। सर इसमें मल्टीप्लाई किए तो हर टर्म का, हाँ multiply 2 का कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन किया गया है। सर तो इसमें कॉमन रेशियो क्यों बोले हैं? तो कॉमन रेशियो इसलिए बोल रहे हैं कि ये क्या है, हर इस जो वैल्यू 2 है वो क्या है, वो हर टर्म में मल्टीप्लाई हो जा रही है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 4/2 करके निकालोगे तभी तो 2 आएगा। तो रेशियो फॉर्म में वैल्यू आती है 4। अब मुझसे पूछा जाए आर की वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे, तो सेकेंड टर्म अपान में फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म या फिर थर्ड टर्म अपान सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म अपान थर्ड टर्म, लाइक सो ऑन। तो हर में वैल्यू क्या मिलेगी, आर मिल जाएगी। तो जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, उसके बाद से जो उसके पीछे वाला का निकालना रहेगा हाँ कॉन्सिक्यूटिव दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म, कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव, जैसे सेकंड थर्ड ले लिया, फोर्थ फिफ्थ ले लिया, और बड़े वाले से छोटे वाले को डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो कॉमन रेशियो रिप्रेजेंट करेगी। और व्हाट इज द ए, फर्स्ट टर्म ए है हमारा। तो यहां से जनरल टर्म दैट इज अवर Tn, ये हो गया ए आर की पावर n माइनस 1। अब मुझे समेशन निकालना है, सम ऑफ n टर्म। इसे मान लेते हैं मैं Sn से रिप्रेजेंट करूं। अब ये होगा क्या, फर्स्ट टर्म T1 T2 T3 अप टू सो ऑन Tn तक का समेशन है। तो T1 मीन्स ए, अब इसमें r का मल्टीप्लिकेशन किया हो तो तब सेकेंड टर्म जनरेट हुआ ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म अभी निकाले हो Tn, ए आर की पावर n माइनस 1, और इस सबके समेशन को हम Sn बोल रहे हैं। ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। अब इसका समेशन निकालने के लिए एक काम करना पड़ता है,
इस इक्वेशन में दोनों साइड में मैंने r का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाई r ऑन बोथ साइड्स। यहाँ आ जाएगा r/sn, ये हो गया ar इसी तरह से ar स्क्वायर ar³ और लास्ट टर्म यहाँ पर भी r का मल्टीप्लिकेशन हो रहा तो एक पावर बढ़ जाएगी, ar की पावर n हो गया। ये हमारा हो गया, सपोज इट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अगर हम फर्स्ट से सेकंड को सब्स्टिट्यूट कर दें, और एक चीज यहां पर लिख देना नोट में, ये कंडीशन तब के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन r इज नॉट इक्वल्स टू 1। r मीन्स कॉमन रेशियो, जब कॉमन रेशियो 1 के इक्वल ना हो। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन व्हेन r इज नॉट इक्वल्स टू 1। 1 ना होने का मतलब क्या है, 1 से या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, तब के लिए ये कंडीशन है। अभी इसमें भी दो कंडीशन बनेगी, और 1 होगा तब भी डिस्कस कर लेंगे। अभी इक्वेशन नंबर 1 से 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 - 2। तो देखो 1 - 2 करोगे तो क्या होगा, पहले देखो जो सिमिलर टर्म है कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 1 से 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो जहां पर भी सेम टर्म है ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके ठीक पहले का टर्म क्या हो जाएगा, ar की पावर n-1। तो केवल दो टर्म बचेंगे पूरी सीरीज में, कौन से, एक ये फर्स्ट टर्म बचेगा क्योंकि यहाँ पे है नहीं वो, और ये लास्ट टर्म बचेगा क्योंकि इसमें ये नहीं है। और फर्स्ट और सेकंड से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो जो दोनों में सेम टर्म है आपस में कैंसिल होते चले जाएंगे। तो दो ऐसे टर्म है जो कि सेम नहीं है, एक ये जो इसमें नहीं मिल रहा है सेकंड वाले में, और एक ये जो इस वाले में नहीं मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, Sn - r इंटू Sn, और राइट हैंड साइड में a, और माइनस में ar की पावर n, क्योंकि फर्स्ट से सेकंड सब्स्टिट्यूट की गई है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों टर्म में Sn कॉमन हो सकता है, जरा इसको इसमें Sn मैंने कॉमन कर लिया, कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, 1 - r, और यहाँ पर a कॉमन कर लें, 1 - r की पावर n। अब जितना लिखा हुआ है, जो चीज मैंने लिखी है, इसमें कहीं से कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क टू मी। Therefore, Sn can be written as वन माइनस आर। अब देखो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला तब के लिए है जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। अब याद करने का तरीका मैं बता दूंगा कैसे याद करना है। Sn इक्वल्स a1, क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 1 से r को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो r की वैल्यू यहाँ पे ऑब्वियसली छोटी ली जाएगी 1 से, ताकि पॉजिटिव वैल्यू जनरेट हो। तो r इज लेस देन 1, किसी कहीं पे कॉमन रेशियो r 1 से छोटा दिखेगा तो इस फार्मूले को यूज कर लेंगे, और अगर 1 से बड़ा दिखे तो इसी में निगेटिव साइन कॉमन कर लो, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तब Sn इक्वल्स, यहाँ पर मैंने निगेटिव साइन कॉमन किया, 1 - r की पावर n, सॉरी r की पावर n-1, और यहाँ पर भी निगेटिव साइन कॉमन, ये निगेटिव से ये कैंसिल आउट, तो a r की पावर n-1 अपान r-1। ये कब के लिए फार्मूला है, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब के लिए। ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया,
और फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया। फिर इसी का सेकंड कंडीशन, व्हेन r इक्वल्स 1। भाई तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी, या r इक्वल्स 1 हो जाए तब। r इक्वल्स 1 होगा तो SN का फार्मूला तुमने लिख रखा है, क्या होता है, a r स्क्वायर, और लास्ट टर्म होगा ar की पावर n-1। सब में r की जहां 1 रख दिया, a प्लस a अप टू, तो नीचे कट रहा है फिर। तो देखो यहाँ पर n टर्म का समेशन क्या हो जाएगा, a अप टू n टर्म, सब टर्म की वैल्यू n हो जाएगी, a हो जाएगी। और a कितने टाइम से ऐड कर रहे हो, n टाइम, तो वैल्यू क्या आएगी, na। कब के लिए है, जबकि वैल्यू कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 हो। कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 होगी तो जितने हमारे जो फर्स्ट टर्म है उनको n टाइम्स उससे n मल्टीप्लाई कर देंगे तो SN की वैल्यू निकल आएगी। एक चीज और, ये तो SN की कंडीशन हो गई। SN की तीन वैल्यूज मिली, कौन सी, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो क्या होगा, SN इक्वल्स a, r की पावर n-1 अपान r-1। छोटी हो तो SN इक्वल्स a 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r। इक्वल हो तो SN इक्वल्स n इंटू a। इसके बाद हमारी बात आती है ज्योमेट्रिकल मीन की। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस बोलो। सर मेरे को सेक्शन वाला वो नहीं समझ में आया। कौन सा, माइनस ए आर टू द पावर, माइनस ए टू द पावर ए आर टू द पावर एन, बस ए माइनस ए आर टू द पावर एन था ना। दो फार्मूले आए ना, एक ऐसा माइनस SN माइनस R SN इक्वल था तुम्हारा a ऐसा, माइनस a R की पावर n था ना। यस सर, यस। ये तो समझ बस में ये आया, वाला पूरा ये समझ लाइन में नहीं आया, समझ ये में कैसे आया। निकला है, आर इसमें से a कॉमन कर लिया माइनस वाला नहीं समझ में आया सर, तो माइनस वाले माइनस में, वाला नहीं समझ में आया सर। देखो ये फार्मूला तभी के लिए है क्योंकि यहाँ पे R क्या है, 1 से R सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 से R सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इस वैल्यू को, R की वैल्यू यहाँ पर 1 से छोटी रखी गई है। बड़ा क्या है, 1 बड़ा है। और अगर हम 1 R की वैल्यू, बहरहाल दोनों फार्मूले से वैल्यू निकल जाती है, लेकिन हमारी अपनी कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि यहाँ निगेटिव वैल्यू जनरेट होगी, अगर मान लेते हैं R की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर भी निगेटिव आएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो तब भी हमारा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी अपनी कन्वीनियंट के लिए इस फार्मूले को तभी यूज करते हैं, ये SN इक्वल्स a 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, इसको तभी यूज करते हैं जब r हमारा जो है 1 से छोटा हो। तो डायरेक्ट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से वैल्यू मिल जाती है, यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू। और r 1 से बड़ा होगा तो निगेटिव आती है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो उस कंडीशन के लिए फार्मूला ये बना लिया। यहाँ उसको निकाला कैसे, यहाँ निगेटिव साइन कॉमन कर लो इस वाले पार्ट में, इसमें पार्ट में कॉमन कर लो, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो पॉजिटिव R की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए फार्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा। बहरहाल इससे भी पॉजिटिव वैल्यू निकाल, ग्रेटर का निकल सकता है, बस खाली वहां पे क्या करना पड़ेगा, निगेटिव साइन लेके कैंसिल करना पड़ेगा।
लेकिन बेहतर यही है कि हम दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले यूज करें। अब इसमें एक चीज और छुट्टी, सॉरी, ज्योमेट्रिकल मीन पे जाने के पहले इनफाइनाइट टर्म का सम फॉर इनफाइनाइट टर्म्स। अब इसके लिए कंडीशन है, इनफाइनाइट टर्म का सम तभी निकाल सकते हो जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। अभी उसका रीजन भी मैं समझा दे रहा हूं क्यों होता है। अब देखो ये फार्मूला कब है, r की वैल्यू 1 से छोटी है। जरा इस फार्मूले को एक्सपेंड कर दो। ये फार्मूला है हमारा Sn इक्वल्स a 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r। इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब देखो जैसे मान लेते हैं कोई वैल्यू हम 1 से छोटी ले लें और उसकी पावर बढ़ाते चले जाएं। जैसे सपोज मैंने लिया 0.2 ले लिया, अब इसकी पावर 2 करोगे तो कितना आएगा, 0.04 हो जाएगा। पावर इसकी क्यूब करोगे तो 0.008 हो जाएगा। मतलब जितनी जितनी पावर इसकी बढ़ाते जाएंगे उतनी और छोटी वैल्यू बनती चली जाएगी। कब, जबकि ये वैल्यू r की वैल्यू 1 से छोटी है, तब की बात मैं कर रहा हूं। जितनी पावर इसकी इंक्रीज करते जाओगे उतनी छोटी छोटी वैल्यू कन्वर्ट होती जाएगी। अब यहाँ पे पावर हमारी क्या है, n, और n को क्या बोलना है, व्हाट इज द n हियर, n मींस नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सपोज ये n हमारा इनफाइनाइट हो जाए तो, इनफाइनाइट मींस हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे कितने टर्म है इसमें, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, ये बहुत ही छोटी वैल्यू हो गई। और उसमें ये मल्टीप्लाई होगा तब भी छोटा ही बना रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। मतलब इतनी छोटी वैल्यू है कि इससे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तब भी इसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, ए आर की पावर एन अप्रॉक्सीमेट 0, लगभग 0। अब इसको अगर हम फार्मूला लिखेंगे, ये किसकी कंडीशन का है, एस इनफाइनाइट का, ए अपान 1 माइनस आर, एस इनफाइनाइट इक्वल्स ए अपान 1 माइनस आर, ये फार्मूला हो जाएगा। बोर्ड की प्रॉब्लम है कहाँ पे, सर लिख लिए हैं सर। अब देखो इसी को अगर सपोज मैं ऐसा लिख दूं, एस एन इक्वल्स ए आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। ये कंडीशन कब के लिए है, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। ए का मल्टीप्लिकेशन करो, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। अब इस कंडीशन में अगर हम, अब आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसका जितनी पावर बढ़ाते जाओगे वो उतनी बड़ी वैल्यू बनती चली जाएगी। और हम पावर कितनी करने जा रहे हैं, इनफाइनाइट करने जा रहे हैं। इनफाइनाइट करोगे तो ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पार्ट इनफाइनाइट में कन्वर्ट होने जा रहा है। इनफाइनाइट में किसी बात समझ रहे हो ना, आर की पावर इनफाइनाइट ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो सर जाएगी। ए आर के पावर n माइनस ए होगा। हाँ अपान माइनस ए होगा, सॉरी। तो मतलब ये इनफाइनाइट वैल्यू हो गई। इनफाइनाइट में किसी का सब्सट्रैक्शन कोई माने नहीं रखता है छोटी वैल्यू का। तो अब ये इस कंडीशन में इनफाइनाइट वैल्यू ही जनरेट करेगा। इनफाइनाइट मींस अनडिफाइंड वैल्यू। तो उस कंडीशन में हम इसका समेशन इनफाइनाइट टर्म के लिए नहीं निकालते हैं, क्योंकि वहां पे वैल्यू नहीं दे पाएंगे हम, वो ऑलरेडी अनडिफाइंड कंडीशन है। तो इनफाइनाइट टर्म का तभी समेशन हो सकता है जब हमारा कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो। तुम्हारे पास इसमें जो बुक है उसमें लास्ट में सप्लीमेंट्री मटेरियल दिए हुए हैं, हर बुक हर क्या कुछ चैप्टर्स के लिए। उसमें एक चैप्टर ये भी है, सीक्वेंस ऑफ सीरीज, इसमें भी सप्लीमेंट्री मटेरियल में इनफाइनाइट सीरीज का सम दिया हुआ है और उसमें ये फार्मूला यूज किया है, ये वाला, और बताया है कि ये फार्मूला हम r इज लेस देन 1 पे लेते हैं तभी आता है। तो उसका रीजन है यही कि इस कंडीशन पे हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं अगर r इज ग्रेटर देन 1 हो तो। फिर इसके बाद बात आती है ज्योमेट्रिकल मीन की।
देखो कोई सीरीज सपोज ऐसी है, ऐसी क्या है, दो टर्म है सपोज, इसमें दो कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन मान लेते हैं एक टर्म इंसर्ट किया जाए तब ज्योमेट्रिकल मीन क्या आएगा, एन टर्म इंसर्ट किए जाए दो टर्म के बीच तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या आएगी। फर्स्ट कंडीशन व्हेन A and B are two terms and Sir, one, time is running out. कितना बचा जी, चलो चलो एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा सा समझ लो क्या है। जैसे मान लेते हैं A है हमारा, ये B है, एक टर्म मैंने ये इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इसकी जनरल कंडीशन क्या होती है, कब हम जीपी बोलते हैं, जब कॉमन रेशियो सेम हो। कॉमन रेशियो मीन्स जी बाई ए और बी बाई जी सेम हो। तो जी बाई ए हो गया, बी बाई जी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी स्क्वायर इक्वल्स ए बी और जी इक्वल्स रूट ओवर ए बी। ये कंडीशन कब के लिए है, जब हमने दो टर्म के बीच एक टर्म इंसर्ट किया है, तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगी, रूट ओवर ए बी हो जाएगी। सपोज एक टर्म 2 है दूसरा टर्म 8 है, हमको इनके बीच का ज्योमेट्रिकल मीन बताना है, तो g इक्वल्स हो गया 2 इंटू 8 16, दैट विल बी 4 टर्म यहाँ पे आ जाएगा, बता दोगे। और दूसरी कंडीशन है कि इनके बीच n टर्म इंसर्ट कर दिया जाए, तो ज्योमेट्रिकल मीन कैसे आएगी, जैसे वहां पर था। अब जरा बोलो कि जो जितने टॉपिक जो पढ़ा है आज उसमें कोई दिक्कत हो तो।